गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। अब हम बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, तो उसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कि हम जिस पर कि हम कोई भी अगर रेडिएशन उस पर गिराया जाए, यानी कि किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन उस पर गिराया जाता है, तो ऐसी सरफेस जो कि उन सभी को ही एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होता है और साथ में ही इमिशन कोएफिशिएंट भी 1 होता है। यानी कि ये सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और इमिट भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक आइडियल कंडीशन, यानी कि एक आदर्श स्थिति। ले अब हम प्रैक्टिकली किस तरीके से एक ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कैविटी लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक कैविटी लिया जाता है जिसकी इनर सरफेस को पूरा का पूरा काला किया जाता है। ठीक है, और उस कैविटी के अंदर एक छोटा सा होल, यहां पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से एक होल, जैसे यहां पर ये रहा, एक होल किया जाता है जिसमें कि एक बार कोई रेडिएशन एंटर अंदर कर जाए, उसके बाद क्या होता है कि अंदर के जो इनर सरफेसेस हैं उसके कारण वो मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन होता रहता है उन रेडिएशंस का, जिसकी वजह से वो रेडिएशन जो होता है एक बार एंटर कर गया तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। और इस तरीके से अगर इस कैविटी को हम गर्म करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी सभी वेवलेंथ्स का। ठीक है, यानी ये जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ देर में ही इसको जब हम गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सभी वेवलेंथ्स को कंसीडर करने वाले एक ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अब जब हम इसके पूरे हीट होने के बाद, जब इसमें बहुत सारी EMW वेव्स इसमें अंदर जनरेट हो जाती हैं, इमिट्स होती हैं, यानी इसमें क्या होता है कि इसकी इनर सरफेस के द्वारा जो है सभी वेवलेंथ्स के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है, इमिट भी किया जा रहा है। तो जो रेडिएशन इससे निकलते हैं, यहाँ पर द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द होल इन द हीटेड एनक्लोजर इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि जब हम उस छेद में से, जो यहाँ पर हमने एक होल किया था, उस छेद में से जो बाहर निकलने वाली रेडिएशन है उसको फिर हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो ये रेडिएशन इसमें से निकलने वाली है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि एक तो वो आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब कि सभी डायरेक्शंस में वो सेम होती है। ठीक है, समदैशिक होती हैं, साथ में ही वो इंडिपेंडेंट होती हैं इस कैविटी की मटेरियल से, शेप एंड मटेरियल ऑफ द वॉल। यानी आप उस कैविटी की कोई भी शेप ले लीजिए। अब अभी हमने स्क्वायर दिखाया है, वो स्फेयर दिखाया है, यानी गोला दिखाया है, लेकिन अगर आप इसे स्क्वायर भी लेते हैं, रेक्टेंगुलर लेते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका फिनोमिना है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। अब इसके बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमने आगे स्टडी किया, और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में, वेवलेंथ के बीच में और साथ में ही एनर्जी डेंसिटी के बीच में। यहाँ पर हमने दो चीजें ली हैं। एक्स एक्सिस पर आपको वेवलेंथ दिखाई दे रही है, ये वेवलेंथ है, और यहाँ पर हमने एनर्जी डेंसिटी लिया है। ठीक है, और जब हम अलग अलग टेम्परेचर्स पर इस कैविटी को गर्म करते हैं, यानी कि इसको हीट हम एक लिमिट के टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि भाई 3500 केल्विन, 4000,
500 केल्विन। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें इस तरीके से अलग अलग डायग्राम मिलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि इस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि हम इस कर्व को कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि इस कर्व की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इसका कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है कि यहाँ पर टूट रहा है फिर बन रहा है। तो यानी किसी भी टेम्परेचर पर एक सबसे पहली चीज ये कांस्टेंट है। दूसरा, किसी भी एक टेम्परेचर को आप लीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने 3500 केल्विन पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपकी सारे के सारी वेवलेंथ्स के लिए हमें इमिशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 4000 केल्विन पे देखते हैं तो हमें शुरू से ही जितनी वेवलेंथ्स है उस सभी के लिए ही क्या मिल रही है, रेडिएशन प्राप्त हो रही है। यानी कि अब उनका जो अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि 3500 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कम है, लेकिन यहीं पर ये 4000 के लिए ज्यादा है, लेकिन हमें मिल जरूर रही है, ठीक है। फिर सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी इमिशन जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। और एनर्जी इमिशन हम किस तरीके से देख रहे हैं, यानी कि देखिए आपके जो अभी हमने इस वाले ग्राफ के लिए देखा, इसका एरिया देखिए, फिर सेकंड वाले का देखिए, थर्ड वाले का, सभी का एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है हर वेवलेंथ के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो वेवलेंथ के बढ़ने के साथ जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एनर्जी डेंसिटी है वो क्या हो रही है, पहले की बढ़ रही है। यहां पर देखिए यहां पर इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम इसने गेन किया, फिर देन उसके बाद ये डिक्रीज होने लग गई। सेकेंड कर्व में देखिए इंक्रीज, मैक्सिमम, डिक्रीज। थर्ड मैक्सिमम पहुंची, इंक्रीज होकर के फिर देन डिक्रीज हुई। तो इस तरीके से जो इन कर्व्स का पैटर्न है वो सेम है, यानी कि पहले मैक्सिमम, फिर देन पहले इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम गेन करने के बाद फिर ये डिक्रीज होगी। तो ये इनका पैटर्न सेम है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इसमें जो ये जितने भी हमारे ग्राफ्स थे इन सब में आप देखिए कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हमने लैम्डा मैक्स का नाम दिया, यानी कि मैक्सिमम जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मिल रही है तो उसको हमने लैम्डा मैक्सिमम का नाम दिया है यहां पर, जैसे ये देखिए। और इस मैक्सिमम वाले पॉइंट को जैसे यहां पर ये है, फिर इसके बाद ये वाला यहाँ है, इसके बाद यहाँ पर ये, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं तो ये क्या हो रहे हैं कि ये जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और इस नियम को हमने कहा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि लैम्डा मैक्सिमम proportionate to 1 by t and lambda maximum t is equal to v, जहां पर कि ये जो b है ये वीन्स कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। आगे नेक्स्ट फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं कि जैसा हमने अभी अभी आपको लैम्डा मैक्सिमम के लिए बताया, तो लैम्डा मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने नाम दिया है u लैम्डा, लैम्डा मैक्स t। तो जो ये मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी यानी मैक्सिमम नहीं है, उस
पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है। तो ये जो वैल्यू है ये रेगुलरली इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे कि हम अभी पिछले कर्व में हम एक बार और आपको बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ पर हो गई, ये वाली इंक्रीज होकर के यहाँ हो गई। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर जो ये वैल्यूज है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो अब स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जब हमने रिलेशन देखा तो ये हमें मिलता है कि ये u लैम्डा जो है प्रपोर्शनेट है T⁵ के यानी टेम्परेचर के, लेकिन हम इसे सिर्फ मैक्सिमम जो एनर्जी डेंसिटी है उसके लिए बात कर रहे हैं। अब हम अगर जनरलाइज बात करें कि जो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड होगा, तो उसको हम निकालते हैं कर्व से, यानी कि जो टाइम, टेम्परेचर, area between the spectral energy distribution curve and the wavelength axis, जो टोटल उसका एरिया आता है उसको हम टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी कहते हैं। तो जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर T⁴ के, यहाँ पर T⁴ के प्रपोर्शनेट होता है और जिसको हमने नाम दिया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये हमारी जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इनके लिए आगे मैथमेटिकल काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए कि इस तरीके से ये कर्व क्यों मिल रहा है, कि वीन नाम के वैज्ञानिक थे, फिर उसके बाद देन रेले जीन्स ने इनका एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन वो दोनों ही जो नियम थे, लॉज थे, वो फेल हो गए थे। फिर देन उसके बाद प्लांक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक अलग नियम दिया जिसके आधार पर हम इसको समझा पाए। तो अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ इनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से भी पढ़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थ्योरेटिकल टॉपिक है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।